नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवींद्र। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर 13 पॉइंट रोस्टर की जगह 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को केंद्रीय कैबिनेट ने बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कैबिनेट ने शिक्षक कैडर में आरक्षण अध्यादेश 2019 को मंजूरी दे दी है और इस अध्यादेश में किसी भी कॉलेज में विभाग या विषय की बजाय विश्वविद्यालय या कॉलेज को इकाई के तौर पर माना गया है। इस निर्णय से शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती के तहत 5000 से ज्यादा रिक्तियों को भरते वक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन का समुचित लाभ मिल सकेगा। तो समझेंगे कि असल में इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस अध्यादेश की और इसके चलते क्या बदलेगा, और इससे पहले जो 13 पॉइंट रोस्टर था उसे कैसे लागू किया गया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसको लेकर क्या दलीलें थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए थे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में देश रत्न निगम साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पे, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर गीता भट्ट हैं, फॉर्मर मेंबर एकेडमिक काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, आपका स्वागत है। और सुषमा यादव हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से, आपका भी मैम स्वागत है। शुरुआत में निगम साहब आपसे, इस मसले को लेकर काफ़ी अरसे से, जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंटिन्यू करने की बात कही थी, एक आवाज़ उठ रही थी कि सरकार अध्यादेश लेकर आए। आज सरकार ने कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। असल में विवाद क्यों खड़ा हुआ था और यह है क्या पूरा विवाद? देखिए, विवाद इसलिए खड़ा हुआ था कि जो 13 पॉइंट रोस्टर है जिसमें नियुक्तियां विभाग के स्तर पे होती थी और आरक्षण लिस्ट भी विभाग के स्तर पे ही बनती थी, उसमें उनका ये कहना था कि ये उनको जो रिजर्व कैटेगरी है उनको नियुक्तियां उनकी बराबर नहीं हो पाती थी, वो कम हो गई थी उनके लिए। तो और 200 पॉइंट का जो रोस्टर सिस्टम है जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें पूरे कॉलेज या विश्वविद्यालय को एक यूनिट मांगा जाए, उसमें जो लिस्ट बनेगी उसमें ज़्यादा उनको आरक्षण मिल पाएगा। आरक्षण के परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो जैसे मान लीजिए वहाँ 2 सीटें होती थी विभाग के अध्यक्ष और उसमें वो फिर आरक्षण नहीं हो पाता था क्योंकि 66% एक तरफ हो जाता था और वो एक तो बाकियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता था, या तो वो खाली चली जाती थी और या फिर नहीं मिल पाता था। तो जब आप पूरा अगर लेंगे यूनिवर्सिटी का तो वो संख्या बढ़ जाती है, उसमें अलग अलग आपको हिस्से बड़े साफ मिल जाते हैं, तो सीटें भर भी जाएंगी। सिर्फ 5000 सीट जो नियुक्तियां होनी है उसमें एक बहुत बड़ा लाभ सबको मिलेगा और लाभ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी मिलेगा, जिसको 10% का जो कोटा आया है वहाँ वो भी मिलेगा। तो किसी के रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, बट एक जो तरीका है, मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, प्रोसेस है, उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करी है इस ऑर्डिनेंस ने। ओके, गीता जी, क्योंकि जब ये बदला गया था उस वक्त कोर्ट का फैसला और इसका मानक था, आधार था, जिसने इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ने इसको लागू किया था जी। उसको आधार क्यों चैलेंज किया गया? कोर्ट के अगर फैसले को देखें उसमें जो जिस वक्त जब याचिकाएं गई थी, ये 200 पॉइंट जो रोस्टर है उससे लोगों का सीटें खाली रह जा रही या उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से हमारे ही समाज के कई ऐसे समुदाय हैं जिन्हें कि जो कि पिछड़े रह गए और उन्हें साथ जो समानांतर लाने के लिए संविधान में इसका प्राविधान करा गया है कि ताकि शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से उन्हें समानता दी जा सके, इसके लिए आरक्षण लाया गया। अब इस आरक्षण में हम सभी जानते हैं कि पहले अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण था और बाद में और पिछड़ी जातों के लिए, जिसे हम ओबीसी आरक्षण के नाम से जानते हैं, वो लाया गया। तो उसके बाद आने से जब 2006 से जो इसे लागू किया गया, उसके बाद से ये हुआ, जब हम 13 पॉइंट रोस्टर की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि जो भी अगर रिक्त स्थान भरे जाने हैं उनमें कुछ जनरल की पोजीशन होंगी, कुछ अनुसूचित जाति की, कुछ पिछड़ी जाति की होगी, कुछ जनजाति की होगी। उसका जो साइकिल है वो 13वीं के बाद रिपीट होता जाएगा। लेकिन जब हम 200 पॉइंट का रोस्टर की बात करते हैं, इसका मतलब कि वो साइकिल 200 के बाद होगा। तो ये जाहिर बात है कि जहां 200 पॉइंट रोस्टर होगा वहां जरूर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो पिछड़ा समाज है उनकी जो रिक्त स्थान है वो आएंगे ही आएंगे। अब अगर एक उदाहरण के लिए आप देखिए कि अगर कहीं कोई एक विज्ञापन आता है 3 पदों के लिए, तो 3 पदों में एक भी आरक्षित जो पोजीशन है वो नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही चौथी पोजीशन आएगी तो वो ओबीसी की पोजीशन आएगी।
और ऐसे ही फिर 7वीं पोजीशन आएगी और फिर 12वीं पोजीशन आएगी। इस प्रकार से एक साइकिल फिक्स्ड है। अब इस जो एक इसके लिए एक ये कहिए कि ये जो अध्यादेश लाने का जो सरकार ने सोचा, उसका कारण ये था कि जब 13 पॉइंट रोस्टर को लागू किया जाएगा और अगर वो किसी कॉलेज के अंदर अगर हर विभाग को अगर 13 पॉइंट का रोस्टर दिया जाएगा, तो अब उसमें देखिए क्या हुआ। एक मैं और बात यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर जैसे अब हम जानते हैं कि सभी जगह चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS की प्रणाली लागू हो गई है, तो जो सिलेबस है बच्चों को पढ़ाने का, वो उसके आधार पर जो शिक्षक नियुक्त होते हैं उनकी हर कोर्स के लिए अब संख्या जो है वो आप ये मानिए कि लगभग एक जैसी हो गई है। पहले क्या होता था, जैसे हिंदी विभाग हो गया, कॉमर्स हो गया, उनके बहुत मतलब संख्या ज़्यादा रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है इसके आने से। अब उससे क्या हो रहा है कि अगर आप 200 पॉइंट रोस्टर नहीं लाएंगे तो कई जगह ऐसे होगा कि आपकी 8 से या 7 से ज़्यादा पोजीशन ही विभाग में नहीं निकलेगी। कहा जा रहा है कि एवरेज जो संख्या है देश में, अगर कॉलेजों की बात करें विभागों में, वो 4 से 5 से ज़्यादा बहुत कम कॉलेजेस में है। जी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आरक्षित स्थान है भी, लेकिन वो उसका विज्ञापन देने की बात ही, वो पद आ ही नहीं पाएगा। यही कारण है कि 200 पॉइंट रोस्टर को अध्यादेश के द्वारा लाने का सरकार ने सोचा है। और इसमें बल्कि जो SLP डाली गई, उस SLP में जो सरकार के द्वारा संख्या दी गई, तो उसमें ये कहा गया कि करीब 4,663 पदों की जगह जो 200 पॉइंट रोस्टर में बनते थे, करीब आधे 1241 पद ही सिर्फ जो अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए रह जाएंगे। तो निगम साहब, क्या ये कहा जाए कि जिस तरीके से इसे चैलेंज किया गया था और जब कोर्ट ने इसके बारे में जारी किया, तो कहीं ना कहीं जो एक और बात थी कि संविधान के तौर पर जो SC ST या फिर कहा जा रहा था कि आदिवासी जो छात्र हैं या फिर जो एप्लीकेंट हैं, उनका तो नंबर कभी आएगा ही नहीं अगर 13 पॉइंट रोस्टर को कंटिन्यू किया जाता है। इस तरह की बात होने के बावजूद जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया या फिर जो डायरेक्टिव्स दिए थे, वो असल में क्या थे और क्यों थे ऐसे? देखिए, कोर्ट का दायरा बड़ा सीमित होता है और पार्लियामेंट का दायरा बड़ा विस्तार पूर्वक होता है, जिसको वास्ट मैं बोलूँगा अंग्रेजी में। कोर्ट तो उनके सामने तो कुछ रूल्स हैं, उसी के तहत वो जाएंगे, तो वो उनके दिमाग में प्रोसेस नहीं उनको में गए, वो लीगैलिटी में गए, जबकि क्वेश्चन यहाँ प्रोसेस का था। तो और जबकि ना आपको आरक्षण छेड़ा गया, आरक्षण का परसेंटेज भी उतना ही बना रहा और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को भी मिल रहा है फॉरवर्ड, जिनको आप फॉरवर्ड बोलते हैं। तो वो इन सब क्वेश्चनों में जाके लीगैलिटी में गए और उन्होंने विभाग को ही यूनिट मांगा। जो बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक थी, जो उन्होंने विभाग को मान लिया। और देखिए, पेपर में तो है आरक्षण, मिल भी रहा है सबको, लेकिन वो नंबर ही नहीं आ रहा है। तो ये प्रोसेस को ठीक करना था, और प्रोसेस कैसे ठीक होगा वो पार्लियामेंट ही करेगी। वो तो अपने लीगैलिटी में जाएंगे, भाई इतना % आरक्षण है, सबको मिल रहा है, इससे ज्यादा तो हम देखेंगे नहीं। तो वहां पर वो फंडामेंटल मिस्टेक है, जो कि मेरे ख्याल से उनके डोमेन में नहीं थी। ये पार्लियामेंट के डोमेन में है और ये सरकार के डोमेन में, इसलिए अध्यादेश लाके उन्होंने, जब वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज सामने नजर आ रही हैं, आरक्षण का परसेंटेज भी उतना है लेकिन वो बेनिफिट नीचे तक जा नहीं रहा है, उसको आप अमल में नहीं ला पा रहे, उसको अमल में नहीं ला पा रहे हैं। जबकि कानून बना हुआ है, लेकिन उसको लाएं कैसे? तो वो जो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है। गीता, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था और जो तमाम बातें निकल कर आ रही थी कि अगर 13 पॉइंट रोस्टर के सिस्टम को देखें तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन का सिस्टम, जिसे कहा देश निगम साहब ने बहुत अहम, कि वो कागज़ पर था लेकिन इम्प्लीमेंट पर नज़र नहीं आ रहा था। संख्या अगर कहें तो बहुत कम आ रही थी और कुछ ऐसे वर्ग थे जिनका नंबर शायद कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आता। इसमें कितनी सच्चाई है, और इस अगर 13 पॉइंट रोस्टर को समझें तो इसमें और क्या कुछ ऐसी खामी है जिसके चलते सरकार को अध्यादेश का सहारा लेना पड़ रहा है? जैसे इसका एक उदाहरण मैं विश्वविद्यालयों का देना चाहूँगी। अभी तक जैसे हम कॉलेज एज ए यूनिट बात कर रहे थे, अगर हम विश्वविद्यालयों में जो विभाग होते हैं उनके देखें तो देखिए, जब कॉलेज में कोई नियुक्ति होती है तो कोई भी नियुक्ति होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है। उसके बाद आपकी जो है प्रमोशन होता है, तो तब आप एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनते हैं।
लेकिन जो विभाग होते हैं उन विभागों में नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होती है, एसोसिएट की भी होती है और प्रोफेसर की भी होती है। अब वहाँ आप देखिए, वहाँ उनमें भी अलग अलग एक वो है, सेक्शन है। मतलब एक तो विभाग हो गया, विभाग के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पद निकलेंगे, एसोसिएट के कितने निकलेंगे और प्रोफेसर के कितने अपने सब कैटेगरी जिसके हाँ, अंदर है। सब कैटेगरी। तो वहाँ और ज्यादा सीमित दायरा हो रहा था कि जहाँ आप आरक्षण नहीं दे पा रहे थे। इसका एक उदाहरण अभी इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय है जो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। और आप विडंबना देखिए कि ये एक ही ऐसा देश भर में जनजाति समाज की पढ़ने के लिए एक विश्वविद्यालय है। वहाँ का जो एक विज्ञापन आया, वो जब 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से, तो वहाँ 51 पद निकले और 51 पद में से सिर्फ एक ही पद था जो ओबीसी का था, बाकी कोई भी और किसी जनजाति या रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नहीं था। और अगर यही 200 पॉइंट रोस्टर में होता तो कम से कम इसमें 10 पद जो हैं, अंदाजन मोटा मोटी 10 पद जो है आरक्षण के निकल आते। तो इस तरह का जो एक जो फर्क पड़ रहा था, उसी को जो पाटने के लिए इस अध्यादेश की आवश्यकता पड़ी। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर सुषमा यादव हैं, वाइस चांसलर हैं आप भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में। सुषमा जी, ये जो रोस्टर सिस्टम था 13 पॉइंट और 200 पॉइंट को लेकर लंबे अरसे से इस पे मांग प्रदर्शन भी हो रहे थे। सरकार ने आज, केंद्रीय कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसे आप कैसे देखती हैं, और तस्वीर जिस तरीके से बदली थी 200 पॉइंट रोस्टर के बाद 13 पॉइंट को लेकर, उसमें किस तरीके का बदलाव जो कि जिसकी मांग लगातार चल रही थी? जी कविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ शासन का, क्योंकि ये एक बहुत ही सराहनीय और बोल्ड कदम है, मैं कहूंगी। क्योंकि जिस प्रकार से समाज सरकार की तरफ देख रहा था और उसमें बहुत लोगों की उत्कंठा भी थी, बहुत वर्षों से अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, ये कष्ट भी था। और बहुत से बच्चे, हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, योग्य हैं, काम के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो उस काम के परिधि से बाहर थे। इसलिए इसको मैं बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय और साहसिक कदम कह रही हूँ कि ये ऑर्डिनेंस उन्होंने पास कराया। ये लगभग वैसे ही है, एक तरफ ईडब्ल्यूएस के लिए सरकार तैयार हो गई है और दूसरी तरफ 200 पॉइंट रोस्टर के लिए तैयार हो गई है। और अगर आपको मैं रिजर्वेशन का इतिहास बताना चाहूँ तो कितने वर्षों तक कभी 40 पॉइंट रोस्टर, कभी 100 पॉइंट रोस्टर, कभी 200 पॉइंट रोस्टर, और फिर हम 13 पॉइंट रोस्टर पर आकर उलझ जाएं, तो ये देश की मंशा को थोड़ा गड़बड़ाता है और विशेष तौर पर उस वर्ग के मंशा को थोड़ा गड़बड़ाता है जिनसे आशा है कि वो पूरे समाज को साथ लेकर चलने की हिम्मत भी करेंगे और उसके लिए प्रयास भी करेंगे। इसलिए ऑर्डिनेंस को तो मैं इस दिशा में देखती हूँ। और फिर ये सरकार की उस मंशा को भी स्पष्ट करता है कि वो सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। ये भी स्पष्ट करता है कि जो समाज का तबका अभी भी पिछड़ा हुआ है और वो बहुत ऐतिहासिक कारणों से पिछड़ा हुआ है, लेकिन उनमें हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं और शिक्षा के प्रसार के बाद उन्हें हम सरकार में, शासन में, नौकरियों में, खासतौर पर सरकारी नौकरियों में स्थान भी देना चाहते हैं। और आरक्षण इसलिए आवश्यक है कि वो उनको हमारे साथ जोड़ता है, उनको पूरे समाज के साथ और राष्ट्र के उन्नति में भागीदार बनाता है। तो इसको मैं ऑर्डिनेंस को एक बार अगर सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूं तो सरकार की मंशा सबको साथ लेकर चलने की है, उसका ये द्योतक है, उसका ये सिंबल है। क्योंकि सुषमा जी, आप वाइस चांसलर हैं एक विश्वविद्यालय में, महिला विश्वविद्यालय में, थोड़ा सा मैं इसको और आगे समझना चाहूँ आम दर्शक के लिहाज से कि जब कोर्ट ने ये कहा कि एक विभाग वो यूनिट के तौर पर काम करेगा, उसे देखना चाहिए, और इससे पहले जो सिस्टम था वो एक कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय, असल में ये दोनों का फर्क कितना बड़ा होता है जब रिक्रूटमेंट लेवल पर हम आते हैं और वहां पर रिजर्वेशन की बात करते हैं? जैसे हमारी अभी जो पैनलिस्ट एक और हैं, मैं नाम नहीं दे पाई जी, हमारे साथ गीता जी हैं। गीता जी बोल रही थी, तो गीता जी ने जो बताया कि अगर 50 में हम 13 पॉइंट रोस्टर या डिपार्टमेंटल रोस्टर लगाते हैं तो पता चला किसी भी डिपार्टमेंट में एक भी व्यक्ति रिजर्वेशन के माध्यम से नहीं आ सक रहा है। जैसे कुछ विश्वविद्यालयों में, एक नाम उन्होंने विश्वविद्यालय का लिया जो अमरकंटक विश्वविद्यालय था, लेकिन ऐसे ही 2 अन्य विश्वविद्यालयों के भी एडवर्टाइजमेंट्स आए थे
और बड़ी सीधी सी बात है, जब 100 पॉइंट रोस्टर होता है तो हम सीधा ही 7वीं 8वीं बल्कि चौथी से शुरू हो जाते हैं और पूरे विश्वविद्यालय को या पूरे कॉलेज को, महाविद्यालय को जब हम एक यूनिट मानते हैं तो इंक्लूजन की प्रक्रिया ब्रॉड बेस्ड होती है और वो अवश्यंभावी हो जाती है। डिपार्टमेंट को जब हम लेते हैं तो बहुत से डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ ऐसे होते हैं और कॉलेजेस में तो विशेष तौर पर कई बार आप 4 पे रुक जाएंगे, 5 पे रुक जाएंगे, 6 पे रुक जाएंगे। तो उसमें जो तीनों कैटेगरीज हमारी हैं और अब चौथी भी इसमें शामिल हो गई है, उन कैटेगरीज के लिए कई बार रिप्रेजेंटेशन मिलना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को मैं इस रूप में देख रही हूँ कि अब हम उनके लिए रास्ता खोल रहे हैं और मैं न्यायालयों को शायद पूरी जानकारी उस समय नहीं मिली, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूं अभी तक हमारे देश में इसका कोई भी समीचीन और वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है कि रिजर्वेशन से हम कहां तक पहुंचे हैं, कितने लोगों को रिजर्वेशन से कौन से रोस्टर सिस्टम से अधिक लाभ हो रहा है, ये भी न्यायालय जानना चाहते थे। ये जानकारी उन तक अभी नहीं पहुंची। जब उन्होंने निर्णय लिया था तो दोनों का निर्णय लिया था शायद, तो उन्हें भी मदद मिलेगी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि न्यायालय ने जो निर्णय लिया अपनी समझ से बहुत अच्छा शायद लिया होगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और इस समय जो समाज की स्थिति है और समाज की आवश्यकता है, उसमें यदि हम इन तबकों को जो अब तक शिक्षा से पहले वंचित रहे और फिर रोजगार से वंचित रहे, उनको हम अपनी उन्नति की राह में सहभागी बनाना चाहते हैं तो 200 पॉइंट रोस्टर, क्योंकि देखिए आप 27% फॉर ओबीसीज, 15% उन दोनों के लिए बचता, 8 और 7% और 7% एसटीज के लिए। आप ये देखिए कि अगर 4 ही लोग होंगे तो उन चारों को हम कैसे बांट देंगे, इसमें वो बटेगा ही नहीं, 10 के बाद वो बटना शुरू होता है। तो इसलिए एक बहुत वाइड गैप है। जो बात आपने की अभी कि 13 पॉइंट रोस्टर या डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर, उन दोनों में कितना गैप बनेगा। गैप को यदि एक वाक्य में कहूं तो एक में सहभागिता मिलनी बहुत बहुत कठिन है, अगर नामुमकिन नहीं, और दूसरे में सहभागिता बिल्कुल अवश्यंभावी हो जाएगी। अब मैं इसके दूसरे पहलू पर आना चाह रहा था। गीता जी, मैं मैम लौटूंगा आपके पास। गीता जी, क्योंकि जिस तरीके से 2006 में पहली बार मैं देख रहा था कि रोस्टर सिस्टम पर विवाद खड़ा हुआ, 1997 में जब काले कमेटी ने रिपोर्ट दी और डीओपीटी ने इस पर सिस्टम को तैयार किया, हम अब तक क्या वाकई एक कोई ऐसा मैकेनिज्म रिक्रूटमेंट का यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं बना पाया कि जो निगम साहब कह रहे थे कि संवैधानिक तौर पर सबको जो हक मिलने की बात है, उनको जगह मिलने की बात है, वो भी मिलती रहे, खाली सीटें भी भरी जाएं और जो एजुकेशन का स्तर है वो भी मेंटेन रहे। ऐसा क्यों है? जी देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। बड़े लंबे समय से और जैसे सुषमा जी ने भी कहा कि कोई भी इस तरह का अध्ययन इस विषय पर एक बड़े लंबे समय तक जिस तरह से भी जो उस समय की जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने शायद इतना समय इस चीज़ पर, या एक जिसे मैं कहूँगी एक क्वालिटेटिव तौर पे इसका जो एक अध्ययन या एनालिसिस होना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पाया। पर अभी भी देर नहीं हुई है, मेरे ख्याल से अभी समय है। और एक जो आवश्यकता जो शायद नहीं ये देखी गई कि अगर आप आज के समय में भी अगर देखें तो अगर आप डेटा उठा के, जो थोड़ा बहुत मैंने जो डेटा देखा है, तो जो जैसे प्रोफेसर की पोजीशंस हैं, तो जितने बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें भी जो अनुसूचित या जनजाति समाज से जो लोग आते हैं, उनमें प्रोफेसर की भी जो अध्ययन जो पद हैं वो अभी भी खाली हैं, खाली पड़े हुए हैं, और 13 पॉइंट लगाने पर भी खाली पड़े हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि अभी भी एक जो समाज में अभी, हालांकि सरकार की अपना पूरा प्रयत्न रहा है, पर अभी भी कहीं उसको जो भरने की आवश्यकता जो है वो अभी भी है, और उसी वजह से इस तरह के कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है ताकि जो पिछड़े समाज से लोग आए हैं उनको इस तरह के अवसर मिलें कि वो भी आके जो है समाज का भाग बन सके। निगम साहब, वाकई क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हों, बैकलॉग काफ़ी लंबा है, रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे पहले कई दशकों तक, और ये रोस्टर सिस्टम हम बार बार बदल रहा है, विवाद खड़ा होता है, एक हम प्रॉपर मैकेनिज्म की तरफ आगे नहीं बढ़ पाया। कोई ऐसी खास हर्डल्स दिखते हैं यहाँ पर, या इच्छा शक्ति नहीं थी? नहीं, देखिए होता क्या है, पहले तो इच्छा शक्ति की पहले कमी थी, अब इच्छा शक्ति साफ दिख रही है सरकार में, लेकिन किसी भी मैकेनिज्म को डेवलप करने में समय लगता है और बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए।
और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आज आपको ये नतीजा मिला है कि स्टेबलाइज कर रहा है सिस्टम। और ये कोई भी सिस्टम हो, मैं इसकी बात नहीं करता, वक्त लगता है। और रिजर्वेशन में भी कंपटीशन है, वहाँ पे ओबीसी है, ये है, तो सब लोग चाहते हैं कि मेरे हिस्से में ज़्यादा सीटें आ जाएं। तो शायद ये जो लॉबिंग होती है उसके कारण से भी रुक जाता है कई बार। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में देखिए, उनके सामने भी पूरे तथ्य डाटा नहीं थे, वो सिर्फ संवैधानिक रूप से गए, वो प्रोसेस में अंदर नहीं जा पाए। तो देखिए, वक्त लगता है और समाज के सामने कठिनाइयाँ हैं, लेकिन इन कठिनाई से ऊपर निकल के ही आपको सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। और ये सॉल्यूशन आया सामने आपके, जब इच्छा शक्ति होगी तो सॉल्यूशन निकलेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है इससे बुरा भी लगे, लेकिन धीमे धीमे उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ संवैधानिक है, जो उनको पहले से मिली हुई है, वही चीज़ प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है और कुछ नहीं हुआ है इसमें। सुषमा जी, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस को हम देख रहे हैं, बैकलॉग एक लंबी मैं कहूँ कि रोग की तरह जो बढ़ती जाती है, और इसके बीच में जब बार बार विवाद खड़ा होता है कि कौन सा रोस्टर सिस्टम लागू किया जाए, किससे ज़्यादा फ़ायदा है या वैकेंसी वहाँ पर जो खाली पड़ी वो भर पाएंगे, क्या कोई प्रॉपर मैकेनिज्म की तरफ हम बढ़ते हुए नजर नहीं आए हैं और उसकी पीछे की वजह है? और ये जो बैकलॉग है, इतनी ज़्यादा खाली पद पड़े हुए हैं, अब कम से कम क्लैरिटी है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है? जी, कविंद्र जी बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे ये साझा करना चाहती हूँ। मैं अंबेडकर चेयर प्रोफेसर रही बहुत लंबे समय तक, तो हमने बहुत सारे पीएसयूज में और सरकारी विभागों में रिजर्वेशन, उन्होंने डिमांड की कि रिजर्वेशन पॉलिसी पर वर्कशॉप कराइए सो दैट वी आर क्लियर ऑन दिस। और हम वहाँ वो वर्कशॉप करने गए और हमने डीओपीटी से कुछ अधिकारियों को अपने साथ भी लिया जो इस पॉलिसी से जुड़े हुए थे। एक बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि अभी तक कोई रिजर्वेशन पॉलिसी देश में बनी नहीं। बहुत सारे ओएम्स बार बार आते जाते रहते हैं, जिससे और कंफ्यूजन बढ़ता है। इसलिए बड़ा एक्सपर्ट चाहिए हमें जो बता सके कि सच में इस समय इतनी पोजीशंस बनेंगी जो बियॉन्ड डाउट है और मतलब हम बिल्कुल स्पष्ट हैं उसके बारे में। तो इसलिए जो बैकलॉग बढ़ता चला जाता है वो कई वर्षों का बैकलॉग होता है। अभी तो बैकलॉग सभी का बचा हुआ है क्योंकि पिछले कई वर्षों से भर्तियां ही नहीं हुई हैं, लेकिन और जो बैकलॉग बचा था वो इसलिए कि इसमें क्लैरिटी नहीं थी। और आपको बताऊं, जब हमने उन अधिकारियों से पूछा कि आप इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना दी जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई है, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि इसे सिंपल करना कौन चाहता है। इससे आप मंशा समझ सकते हैं और इससे आज के यथार्थ को समझ सकते हैं। मैं समझती हूँ जो आप कह रहे हैं, हमें उस मैकेनिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए कि बड़ा क्लियर रोस्टर, और अब ये बने से जो रोस्टर 200 पॉइंट रोस्टर है, 100 पॉइंट रोस्टर, दे आर वेरी क्लियर, बिकॉज उसमें आप रोस्टर बनाएं और उसके बाद आप फिट करते चले जाएं पोजीशंस को और फिर उन पोजीशंस को ले लें। क्योंकि यदि आप ये लोगों पर छोड़ दें तो मान लीजिए रोस्टर में आप पोजीशंस बदल देते हैं, मैथ्स में आपको या साइंस में अभी तक बहुत ज्यादा हमारे पिछड़े वर्गों के, अब नहीं ऐसी स्थिति है लेकिन पहले थी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे और फिर वो खाली चलती चली जाती थी तो वो बैकलॉग बढ़ता था। या आप जानबूझकर भी छोड़ते थे ताकि कोई जनरल कैटेगरी के जब तक आपको परमिशन थी तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स उसको भर लेते थे। इसलिए फिर ये निर्णय आया सरकार का और न्यायालय का कि आप उसको नहीं भर सकेंगे, दैट विल रिमेन वैकेंट जब तक कि कोई उपयुक्त कैंडिडेट या उम्मीदवार आपको नहीं मिल जाता है। तो उसके कारण भी बैकलॉग बढ़े हैं। मुझे लगता है स्थिति, हमारी मंशा इतनी साफ होनी चाहिए, जैसा अब सरकार ने ये निर्णय लिया है उसी प्रकार से हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इम्प्लीमेंट करते समय मंशा ये होनी चाहिए कि हमें समाज को इंक्लूसिव बनाना है, अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करना है और ये इसी शिक्षा व्यवस्था की उपज है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग कैपेबल नहीं है, क्योंकि यदि कैपेबल नहीं है तो ये शिक्षा व्यवस्था की भी गलती है। हम टीचर जिन्होंने उनको पढ़ाया है बिल्कुल वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, तो हम सबको मिलकर इस जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। चलिए मैम, वक्त कम है, खत्म हो रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम मसले पर चर्चा करने के लिए और समझाने के लिए कि असल में ये रोस्टर सिस्टम का विवाद है क्या और 13 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट रोस्टर से क्या फ़ायदे हैं और सरकार ने इसके लिए अध्यादेश का सहारा क्यों लिया है। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था स्वच्छता मिशन को लेकर, स्वच्छता का सफ़र। धर्मेंद्र लिखते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार के लिए मौजूदा सरकार प्रशंसा की पात्र है और ये केंद्र, राज्य सरकारों और लोगों के प्रयास के बिना मुमकिन नहीं था। हमें भविष्य में स्वच्छता के प्रति अपनी सकारात्मक मानसिकता बनाए रखनी चाहिए और इतनी ही तन्मयता के साथ स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अरविंद सिंह लिखते हैं कि किसी देश के संपूर्ण विकास के लिए स्वच्छता का व्यापक स्तर पर होना बहुत ज़रूरी है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शहरी और ग्रामीण स्तर पर प्रभावी तौर से इस मिशन का प्रभाव दिख रहा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि नागरिकों की सोच में बदलाव आ रहा है
और आने वाले समय में देश 100% स्वच्छता का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो आप दर्शक अपनी राय सुझाव हमें भेज सकते हैं। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।